जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और मेरे पुराने दोस्त जो मेरे साथ ये सभी जुड़े हुए हैं, जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो 1 मिनट बस इन दोस्तों के लिए यहाँ पे देखो। और रोहित भैया ने अभी लगभग 2 घंटे पहले ये कि कोई क्लास देख रहे थे और इन्होंने आंसर किया था। यहाँ पे मीका सिंह है, सोनू भैया हैं, और यहाँ पे देखो दिव्या हैं, दिव्येश हैं, और यहाँ पे देखो ये यूजर कोई हैं, सोनू कुमार हैं। तो ऐसे सभी भैया मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। भैया जय हिंद आपको भी। और यहाँ पे देखो ये दोनों लोग रोवाली, और ये कौन है, क्या लिखा है, जमन प्रताप। तो ये क्या कह रहे हैं, पीडीएफ चाहिए। देखो पीडीएफ के लिए मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर लेना और देख लेना और ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसे टेलीग्राम को। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप पहले तो ये देख लेना किसी ने मुझे मैसेज किया या नहीं किया, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, कोई भी पैसा नहीं लगना है किसी से। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ तुम खुद को इतना बदलो कि तुमको अच्छी तरह जानने वालों को भी तुम अजनबी लगो। तो बिल्कुल सही बात है। और देखो जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक दोस्त लक्ष्य की प्राप्ति होना पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारत के तिरंगे झंडे पर बना अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे पे, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं। पहली चीज़ तो याद रखना कि 24 तीलियाँ होती हैं। दूसरा याद रखना जो अशोक चक्र बना है वो किसका प्रतीक है, तो वो है धर्म चक्र का, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। और देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये धर्म चक्र है ना, इसका मतलब क्या है, तो मतलब शायद हम लोगों के जीवन पे 100% लागू होता है। कि मतलब है कि जीवन जो है वो क्या है, वो गतिशील है। जीवन जो है वो गतिशील है, और रुकने का अर्थ क्या है, मृत्यु है। रुकने का अर्थ क्या है, मृत्यु है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वाकई में जीवन जो है वो गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। अब यहाँ पे देखो दिया है लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि 15 अगस्त अभी आया था, आप सभी को पता है 15 अगस्त तो हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है, ये भी देखो याद रखना, ठीक है, पाकिस्तान मनाता है। लेकिन 15 अगस्त को ही शोक दिवस कौन मनाता है, बताओ कौन सा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है। हमारा बहुत ही करीबी है, आसपास का है, अब बताइएगा। देखो मैं बताऊँ कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है 15 अगस्त को, क्योंकि जो शेख मुजीब उल रहमान जी की हत्या हो गई थी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, तो इसलिए वो क्या करते हैं, 15 अगस्त को शोक दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं कि लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो पाया जाता है डाइट्रेस, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा संशोधन है जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए 52वां ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और संपत्ति का जो अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। और देखो ये जो 52वां संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था ये भी देखो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो इम्पोर्टेंट है, दल बदल कानून, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो याद रखना ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। तो ये भी देखो याद रखना है, ठीक है। और इसे पता है आपको, इसको कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 10वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। और इसमें आपको पता ही होगा कि आयोग घोषित करने का जो चुनाव का होता है, मतलब जो पार्टी बदल लेते हैं, तो वो आप ध्यान में रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग्वालियर।
कहाँ? ग्वालियर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्वालियर कौन से स्टेट में पड़ता है पता है आपको? तो याद रखना मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है, पहले तो मैं बता दूं ये एशिया का पहला था, और इसका जो स्थापना है वो भी याद रखना ये हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में, ये आप ध्यान रखना। और ये एशिया का पहला था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे याद रखना कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्णय करती है। आपको हर टॉपिक से दोस्त क्वेश्चन मिलेंगे, और क्लास का लेवल भी आज आपको कुछ यूँ मिलेगा। पहले आप जो पढ़ेंगे उस 20 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे तो हर तरीके से आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मिलेगा, हर जगह से हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारे का निर्णय है वो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के में सीटों के बंटवारे का निर्णय करती है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना चौथी अनुसूची हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत 15 अगस्त 2024 को अपनी आज़ादी के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है। तो यहाँ पे आपको बताना जो अभी ये हमारा स्वतंत्रता दिवस था ये कौन सा हुआ था, 76वां, 77वां या 78वां। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो कई बार क्या होता है जब अभी मतलब कि अभी 2-4 दिन हुए तो हमें पता है कि 78वां था, लेकिन पेपर के टाइम हमारे दिमाग से ये चीज़ें उतर जाती हैं, हो जाता है गड़बड़। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को नोट जरूर कर लिया करो, क्योंकि अक्सर वही चीज़ें धोखा देती जो हमें बहुत ज़्यादा इजी लगती हैं, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे दिया है कि रेल की पटरी पर गुलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। देखा होगा ना इस टाइप से ऐसे होती है। तो ये क्यों जो गुलाई है वो बैंकिंग पैदा करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या। तो याद रखना अब केंद्रीय बल, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब केंद्रीय बल, जो कि ऑप्शन बी। और आपने उसमें भी देखा होगा सड़क पे भी देखा होगा ना, तो सड़क और रेल की पटरी दोनों पे होता है, ठीक है। तो ये अब केंद्रीय बल जो होता है उसकी वजह से की जाती है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आरआरबी में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्थापना कब की थी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा 1905। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और देखो 1906 में क्या हुआ था, इसमें हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। और इसका भी ध्यान रखना किसने, आगा खां और सलीमुल्लाह, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह दो लोग थे, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखो दिया गया है कि कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। देखो मैं आपको बता दूं ये जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं ना वो सारे के सारे ओके करके जाना दोस्त। राष्ट्रीय उद्यान जो भी आपके हैं सब ओके करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना इसका जो आपका राज्य है वो यहाँ पे क्या होगा, तो वो होना चाहिए आपका राजस्थान। क्या होना चाहिए, राजस्थान। राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि राजस्थान ही लगाओगे, लेकिन यहाँ पे सही जवाब बिहार होगा। और देखो मैं इससे संबंधित आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। याद रखना कि जो इसकी स्थापना है ना वो 1979 में हुई थी। कब हुई थी, 1979 में हुई थी, मतलब कि 79 और एक 80 सही है। और यहाँ पे 1979 में हुई थी। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, और दूसरा याद रखना ये कौन से ज़िले में है, बिहार के। तो याद रखना कैमूर ज़िले में है। कहाँ है, कैमूर ज़िले में है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, कैमूर ज़िले में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो राजस्थान में वो है कौन सा, सरिस्का जो है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। दुधवा नेशनल पार्क वगैरह ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो मैं इतने धीरे धीरे पता क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ने वाला है वो लिख रहा होगा, और लिखने वाले के लिए थोड़ा धीरे करना पड़ता है, तभी वो लिख पाएगा चीज़ों को। और लिख लोगे तो याद हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। अगर जिन चीज़ों को लिख लोगे वो याद हो जाएंगे आपको। देखो यहाँ दिया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना फ़िरोज़ तुगलक ने लिखी थी। किसने, फ़िरोज़ शाह तुगलक। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं और आपको बताऊँ, ये जो सिकंदर लोदी है ना, इसका एक नाम था, क्या था, गुलरुखी। ठीक है, ये भी याद रखना, क्या है, गुलरुखी इसका नाम था। और यहाँ पे देखो मोहम्मद बिन जो तुगलक दे रखा है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इससे भी याद रखना कि ये एक पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके समय में हुआ था। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। बताओ यहाँ पे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ये 4 के 4 है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो यहाँ पे याद रखना, वो हो जाएंगे आपके पी हरीश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये करंट का है भैया, ये आपको ध्यान रखना है और नोट भी कर लेना। और यहाँ पे देखो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है? बताओ, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पहली चीज़। अब इसकी स्थापना सभी को पता होगा, रट चुका होगा कि 24 अक्टूबर 1945 है। क्या है? 24 अक्टूबर 1945, ये सभी को पता होगा। पहले जो महासचिव थे वो कौन थे? ट्रिगवेली, जो कि मैंने कल आपको बताया था, है ना। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था और ये कब आया था? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो आप नोट करिएगा। पहला व्यापारी था वास्को डी गामा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये भारत कब आया था? तो याद रखना, ये आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। ये भारत में कहाँ उतरा था? याद रखना, कालीकट उतरा था। कहाँ? कालीकट। तो कालीकट, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसने आगे यहाँ 1503 में, फिर 1505 में अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सब आपको, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे इसका नाम था ना, जो कंपनियाँ थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा गौमुख। गौमुख, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये गौमुख, पता, गौमुख ग्लेशियर है और ये पता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है दोस्त? उत्तराखंड में पड़ता है, ये आप याद रखें। अब ये यहाँ से तो गंगा जी निकलती हैं, उसके बाद गंगा जी जो हैं वो कहाँ जाके एंड हो जाता है, मतलब कि गिर जाती हैं कौन सी खाड़ी में? ये आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो याद रखना, वो बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जाके ये ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको याद रखना। इनकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? पहले तो मैं बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। अब इसकी जो लंबाई है वो याद रखना 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये आपको याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम तिब्बत पे। बताओ तिब्बत से किसका वो है उद्गम स्थल? यहाँ पे आप बताइए तिब्बत से। तो देखो तिब्बत में आपका क्या हो जाएगा? तिब्बत में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र है ना, वो कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से निकल रही है। अब ब्रह्मपुत्र की लंबाई की भी बात करते हैं, तो अगर लंबाई पूछेंगे तो कितनी होगी? 2900 किलोमीटर। कितनी होगी? 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और भी दे रखा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो मुझे बताओ। तो रोहतांग दर्रा से आप क्या बताएंगे? देखो मैं आपको बताऊं, जो रावी है वो तो कहाँ, मतलब चिनाव में ख़त्म होती है। ठीक है, रावी जो है वो चिनाव में जाके ख़त्म हो जाती है। ये भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है, पहली चीज़। और दूसरी जो ब्यास है, ब्यास नदी, हाँ यही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। जो ब्यास नदी है ये भी यहीं से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा के पास है, पास से ही उद्गम होता है। और ये जाके पता कहाँ ख़त्म होती है? ये होती है सतलज में जाके ख़त्म। कहाँ होती है? सतलज में मिल जाती है। ब्यास जो है ये सतलज में, रावी जो है ये चिनाव में। रोहतांग दर्रा से दोनों के, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती हैं। और गौमुख आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। और तिब्बत से आपकी ब्रह्मपुत्र, जो कि 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया वो आपने सारा का सारा नोट कर लिया होगा। आप देखो यहाँ दिया है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा तापी नदी के किनारे।
और देखो गंगा नदी के किनारे आपका ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वाराणसी है, और आपका ये क्या कानपुर है, ये सब आपके क्या हैं, गंगा के किनारे स्थित हैं। और देखो संगम पर जो है, संगम पर आपका प्रयागराज स्थित है। और देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एक बरेली शहर है, बरेली जो है वो रामगंगा देखो ये भी याद रखना, जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हो ना भैया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रामगंगा के किनारे स्थित है, ठीक है, बरेली। और यहाँ पे देखो कावेरी के किनारे स्थित, बताओ कावेरी के किनारे अगर आपको याद आ रहा हो तो याद रखो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है वो क्या टीपू सुल्तान की राजधानी थी, बताओ। तो श्रीरंगपट्टनम जो है ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये याद रखना। गोमती के किनारे हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अलकनंदा के किनारे बताओ, अलकनंदा है तो याद रखना बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये भी देखो आप ध्यान रखना, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो कोटा, मुझे जो याद आता जा रहा मैं बताता जा रहा हूँ। कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद जो है ये कौन सी है, देखो मूसी नदी, हाँ मूसी नदी के किनारे स्थित है। और देखो आपका जो ये अयोध्या है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब याद रखना है यार, ये एकदम आपको रटे होने चाहिए, और रटोगे तभी दोस्त जब लिखोगे। देखो मुझे कैसे याद हुए, मुझे भी ऐसे ही याद हुए, मैं इन चीज़ों को, इन क्वेश्चनों को लिखता हूँ और फिर लिखने के बाद इसका क्लास बनाता हूँ, तो मुझे ये सब याद हो जाते हैं। देखो यहाँ दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी बता दोगे, कावेरी नदी पर। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब मैं अगर इसकी हाइट की बात करूं, ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है बताओ। अगर ऊंचाई की बात करूं तो याद रखना 90 मीटर है, कितनी है, 90 मीटर। तो ये आप याद रखोगे ना। अब देखो स्वर्ण रेखा जो है नदी, उस पे कौन सी वो स्थित है बताओ। स्वर्ण रेखा जो है उस पे कौन सा वो जलप्रपात स्थित है, तो याद रखना हुंड्रू। कौन सा, हुंड्रू जो जलप्रपात है वो इस पे स्थित है। और इसकी जो हाइट है ना वो है 74 मीटर, कितनी है, 74 मीटर। नर्मदा नदी पर बताओ, अगर नर्मदा पे याद आए तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धुआंधार जलप्रपात याद रखना, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर, बताओ। देखो ये मुझे सही से कंफर्म नहीं है ऊंचाई इसकी, शायद 10 मीटर ही है, ठीक है। और शरावती नदी पर अगर आपको याद आ रहा हो तो बताओ। तो इस पर याद रखना सबसे ऊंचा आपका जो है भारत का, वो आप याद रखना जोगिया गरसोप्पा। और ये देखो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी जो ऊंचाई है ना वो याद रखना 260 मीटर है, कितनी, 260 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी का आपने नोट कर लिया। अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर कोई दिक्कत हुआ करे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ तो फ्री में आपके लिए है ही। अब देखो यहाँ पे दिया है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका तुरंत जवाब आएगा भैया ओडिशा। अब मैं अगर नदी की बात करूँ तो आप बता सकते हैं, बताओ। नदी की बात करूँ तो क्या बताओगे, महानदी पर, क्या, महानदी पर। तो देखो यहाँ पे माँ पूरा नहीं बन पाया तो इसलिए आधा आधा लग रहा है, महानदी पर स्थित है। तो ये देखो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महानदी पर। और देखो यहाँ पे याद रखना एक वो है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है, ये भी याद रखना। कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में यार तुरंत बताया करो, ठीक है। मैं तुम्हारा भैया हूँ और आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है यार, जो चीज़ ना आया करो पूछ लिया करो। मुझे नहीं पता होगा मैं गूगल से पूछ लूँगा यार, इसमें कोई शर्म नहीं है। विद्या है मेरे पास, जो है मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास जो हो मुझे दे दिया करो, कमेंट बॉक्स में बताया करो भैया इसका भी, ये भी ऐड करो क्वेश्चन, मैं ऐड करूँगा यार। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे याद है, जो मैं जानता हूँ, वो मैं किसी और के साथ में बांट सकूँ। इससे क्या होता है, इससे जो कहते हैं पुण्य बढ़ता है सच में। यहाँ पे देखो दिया है हाल ही में भारत में कितने रामसर साइट की घोषणा की गई। ये करंट का क्वेश्चन है, पहली चीज़ इसको आप ध्यान में रखेंगे। और याद रखना 3 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। अब टोटल जो हैं वो कितने हो गए, तो टोटल जो हमारे हैं वो हो गए 85,
कितने हो गए, 85 हो गए। देखो इसमें मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से एक है, ठीक है, मध्य प्रदेश से एक हुआ है और तमिलनाडु से 2 हुए हैं। तमिलनाडु के एक तो वो है शायद नाजा रायन करके और एक काजू वैली, ठीक है, ऐसे करके 2 नाम हैं, वो याद रखना, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, आप ध्यान रखेंगे। टोटल 3 नए अभी हुए हैं और ये टोटल 85 हो गए हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश और 2 तमिलनाडु में। अब देखो यहाँ पे पहले तो राधे राधे भाई मेरे सभी दोस्तों को। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लिखा है कि अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। और ये सच है यार, अगर आसान होता तो यार हर कोई कर लेता, तुम्हें क्यों मालिक चुनता। अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता, तुम्हें मालिक ने चुना है। अगर तुम्हें संघर्ष तुम्हारे जीवन में दे दिया ना, तो समझ जाना कि तुम जीवन में बहुत बड़ा करोगे। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ तुम्हें, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और देखो यही कहूँगा, हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी मुझे सुन रहे हैं सभी को इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा। और मेरे अगर नए दोस्त जुड़े हो तो यार एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। और पुराने दोस्तों सभी लाइक करते ही करते हैं, आप भी मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और साथ में सब्सक्राइब भी कर रही है चैनल को, जिससे 50 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चनों की PDF आपको रोज़ मिलेगी। बस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना होगा, जिसका कोई भी फीस नहीं दोस्त। ये एक गरीब भाई का सिस्टम है और एक गरीब भाइयों के लिए है, ठीक है। जो भी मेरे भाई बहन हैं ऐसे जो पैड नहीं ले सकते हैं बैच को, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। देखो रेलवे के जितने मुख्यालय हैं ना, आपको टोटल याद रखने हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, आप बताइएगा कितने मुख्यालय हैं। देखो इसे कहते हैं, अगर जरा सा भी दिमाग लगा गए ना तो काम हो जाएगा, है ना। अब बताओ यहाँ पे कितने मुख्यालय हैं। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दिमाग दौड़ाओगे। और देखो यहाँ पे मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई तो याद होगा, लेकिन BT या चर्च गेट, यहाँ पे फंस रहे हो ना, तो याद रखना है यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ना वो हो जाएगा मुंबई BT, ठीक है। और मुंबई चर्च गेट किसका मुख्यालय है। मुंबई चर्च गेट जो है वो किसका मुख्यालय, तो याद रखना वो पश्चिमी रेलवे का है, वो पश्चिमी रेलवे की, ये मध्य रेलवे का। और मध्य रेलवे जो है इसे 5 डिवीज़न में विभाजित किया गया है। कितने, 5 डिवीज़न में। ये भी देखो याद रखना, क्योंकि अगर SI की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है पूछ लिया जाए, डिवीज़न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये याद रखना है। और नई दिल्ली में बताओ किसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में याद रखना उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और जो देखो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है वो भी दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है भैया वो गोरखपुर है। क्या है, गोरखपुर है, सॉरी, तो याद रखना, ठीक है। और कोलकाता मेट्रो का कोलकाता ही है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे। देखो ये उत्सव भी याद रखना, जो आपके त्यौहार हैं सभी को आप एक बार देख लेना, क्योंकि एक पूछा जाएगा। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो फिक्स हैं कि पूछी जाएंगी हर पेपर में। तो यहाँ पे देखो सरहुल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब वो झारखंड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन C में दिया गया। नागालैंड से याद रखना एक ज़्यादातर पूछा जाता है हार्नबिल त्यौहार, बोला जाएगा कि हार्नबिल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना नागालैंड से। और दूसरा मैं बता दूं, नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है अपनी राजभाषा वो है अंग्रेजी। क्या है, अंग्रेजी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया आपने नोट किया होगा। और सिक्किम का भी चलो नोट कर लो। सिक्किम का याद रखना, सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, लोसांग महोत्सव। तो लोसांग महोत्सव आप याद रखेंगे, ठीक है। लोसांग महोत्सव जो है वो आपको याद रखना है। तो चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट न्यू क्वेश्चन बोल सकते हो, करंट का है। और ज़्यादा पसीना निकल रहा था और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि सफलता के मार्ग पे गर्मी भी लगती है, पसीना भी निकलता है और दर्द भी होता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो, कंटिन्यू मंजिल मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन A पावर ग्रिड आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए दिया है
कि पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है, पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है। तो याद रखना संजीव सान्याल जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। शशि थरूर जी से मैंने आपको शायद परसों बताई थी ना, वो कौन सी, अंबेडकर ए लाइफ, कौन सी बताई थी, अंबेडकर ए लाइफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काकी माधव राव जी से भी इम्पोर्टेंट, देखो ये हो सकता है कि ये पूछ ली जाए, कौन सी, ब्रेकिंग बैरियर, ब्रेकिंग बैरियर। और दूसरी कौन सी एक थी, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन ऐसे कुछ था ना पुस्तक उस दिन में, ब्रोकन विंस शायद थी, जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा सही से, और आएगा तो मैं बताऊंगा, क्लास में भी बताऊंगा। और यहाँ देखो दिया गया है एक योजना है कि निम्नलिखित में से युवा योजना संबंधित है। तो युवा योजना किससे संबंधित है, देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से भी दोस्त एक क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे युवा योजना जो है वो याद रखना, युवा उभरते और बहुमुखी लेखक, मतलब कि यहाँ पे सही जवाब आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये युवाओं के जो लेखक वगैरह हैं नए उभरते भारत के, उनसे संबंधित है, तो इसलिए याद रखना शिक्षा मंत्रालय। चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखो बांग्लादेश भी है, चीन भी है, नेपाल भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें अगर हटाना आता है तो हम सीधा लगा देंगे ऑप्शन डी, इंडोनेशिया, जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, किसे हाल ही में देश का पहला गृह सचिव नियुक्त किया गया है, किसे हाल ही में अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया देश का अभी, तो ये करंट का है और ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊं, जो अभी तक हमारे थे वो थे अजय भल्ला जी, जो अभी तक थे, लेकिन अब जो हैं वो गोविंद मोहन जी हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे दिया है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिनों के रासायनिक नाम मैं आपको रोज़ करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है ये मैं अभी आपको कराऊंगा। फिर ये विटामिन किससे किससे मिलती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, ठीक है, जल पानी में कौन सी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आप रासायनिक नाम क्लियर करो, जब लिखते रहोगे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो के का जो है वो याद रखना फ्लिकवोनोन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। और टोकोफेरोल किसका है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो टोकोफेरोल है वो किसका है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो याद रखना विटामिन ई का। और इससे पता है विटामिन ई जो है, इसकी कमी से इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, पहले तो याद रखना ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। दूसरा याद रखना है इसकी कमी से बांझपन भी हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये भी याद रखना। और देखो एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे ही मैं इसका नाम सुनता हूँ ना एस्कॉर्बिक एसिड, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये भैया एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी की बात होगी, क्योंकि खट्टा होता है ना, आंवला वगैरह जिसमें ये विटामिन सी मिलता है सब खट्टा ही होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का नाम सुनते ही या अम्ल का नाम सुनते ही मैं समझ जाता हूँ कि विटामिन सी की बात हो रही है। अब विटामिन डी की बात करिएगा अगर, तो बताओ इसमें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो याद रखना कैल्सीफेरॉल होगा, क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दोस्त किसका रह रहा है, विटामिन ए का रह रहा है। बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन ए का अगर पता है तो बताओ, और नहीं पता है तो आप मेरी कल वाली क्लास को देख लेना, इससे पहले वाली क्लास को देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से महाभारत की रचना किसने की थी। निम्नलिखित में से महाभारत की रचना किसने की थी। तो याद रखना महाभारत की तो महर्षि वेद व्यास जी थे। और अगर उसकी बात करेंगे रामायण की, तो रामायण की रचयिता जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो रामायण है ना इसे 7 कांडों में बांटा गया है। कितने, 7 कांडों में बांटा गया। हो सकता है कि ये आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी बताओ। तो याद रखना रामचरितमानस, किसकी, रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तुलसीदास जी ने की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से तो लगा देंगे कि भैया यहाँ पे जिसमें ज़्यादातर ए और बी दोनों दिया हो उसमें लगभग 90% सही होता है ना, इस हिसाब से तो आप लगा देंगे ए और बी। लेकिन अगर मैं हड़प्पा या उसकी बात कर दूं मोहनजोदाड़ो की, अलग अलग बताओ, तो फिर क्या बताओगे। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान रखना कि जो हड़प्पा की है
वो दयाराम साहनी जी ने की है, और मोहनजोदाड़ो की जो है वो राखलदास बनर्जी जी ने की है। तो यहाँ पे ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये देखो आपके लिए दोस्त इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि पशु बलि की निंदा से संबंधित शिलालेख है। पशु बलि की निंदा से संबंधित शिलालेख है, कौन सा है? शिलालेख 1, 2 या 13वां? ये अशोक के शासन की बात है ना, अशोक की बात हो रही। जैसे 13वां शिलालेख देखा तभी दिमाग में दौड़ा कि हाँ यार 13वां तो खूब पढ़ा है, लेकिन पहला, दूसरा और ये पशु बलि ये क्या है? तो मैं बताऊं कि पशु बलि की निंदा से संबंधित जो शिलालेख था वो था पहला, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे जो दूसरा शिलालेख था वो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था मतलब कि डॉक्टरी से संबंधित था, ठीक है, ये आप याद रखोगे। 13वां शिलालेख बताओ, 13वां, तो यहाँ पे 13वां शिलालेख जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये जो वो हुआ था ना कलिंग युद्ध हुआ था ना, कलिंग, जो अशोक ने कलिंग राज्य के साथ में जो लड़ा था कलिंग युद्ध, उसका विजय का इसमें वर्णन दिया गया है, किसमें? 13वें में। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। देखो ये स्थापना और ये वंश वगैरह ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है यार पूछ लिया जाए, तो याद रखना मौर्य सम्राट बृहदत्त की। तो बृहदत्त की हत्या करके इसने क्या किया? इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। लेकिन ऐसा तो होता है ना कि फिर इसकी भी कोई हत्या कर देता है ना। शुंग वंश के शासक की कर दी थी देवभूति। देवभूत यहाँ पे ये दे रखे हैं यहाँ, इनकी हत्या किसने कर दी थी? तो इसकी हत्या जो कर दी थी वो वसुदेव ने करी थी। और फिर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। किसकी? कण्व वंश की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। किसने? वासुदेव जी ने। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वासुदेव जी ने कण्व वंश की स्थापना की थी। देवभूति जो ये शुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसको? धनानंद, मतलब कि नंद वंश का सफाया करके। ये बहुत ही क्रूर राजा था। कौन? धनानंद, ठीक है। ये मगध पर इसका शासन था, बहुत क्रूर था। और ये पता है आपको, ये उसका समकालीन था। किसका? वो सिकंदर का, ठीक है, ये सिकंदर का समकालीन था, ये भी आप ध्यान में रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे, और इसको देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत का पहला अंकोलॉजी प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित किया है? अंकोलॉजी प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित किया है? यहाँ पे देखो, पता है क्या गड़बड़, पता क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बिंदी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो भारत का पहला अंकोलॉजी जो प्रयोगशाला है, ये पता है आपको, ये कैंसर का वो है, कैंसर से संबंधित होता है, ठीक है। ये अंकोलॉजी जो है ये कैंसर से संबंधित होता है, ये भी याद रखना। और ये केरल में इसका वो हुआ है स्टार्टिंग, ठीक है। तो कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में किया गया। और ये देखो भारत का पहला और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। और ये पता है आपको, करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का है, अभी हाल ही की बात है। और यहाँ पे देखो दिया है कि G7 शिखर सम्मेलन का 49वां संस्करण आयोजन स्थल है। तो G7 शिखर सम्मेलन का 49वां जो संस्करण हुआ है उसका आयोजन स्थल क्या है, कहाँ पर हुआ है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो याद रखना हिरोशिमा, ऑप्शन ए। ये कहाँ पर? जापान में। कहाँ पर? जापान में। ये हिरोशिमा नागासाकी जो बम, परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे ना, याद है? तो ये आप याद रखना। और ये 2023 में हुआ था। कब? 2023 में हुआ है 49वां संस्करण। और 50वें की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होगा बताओ? तो ये आप याद रखना, ये पहले तो 2024 में होगा, 2024 में होगा। और ये होगा इटली में। कहाँ पर? इटली में, जो यहाँ पे देखो इटली लिखा हुआ भी है, ठीक है। इटली में होगा 50वां, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और अभी फ़िलहाल रूस में तो कोई इतनी जल्दी जाता ही नहीं है, ठीक है, युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पे दिया है मगही पान किस राज्य से संबंधित है? जो आपको याद हो, बनारस का पान खूब सुना होगा, बनारस का पान भैया, वो वहाँ पे गुलूकंद और उसमें कत्था और जो भी होता है वो सब बनारस में लगता है। लेकिन जो पान का पत्ता होता है ना, जो पान का पत्ता होता है ना, तो ये याद रखना, ये पान का पत्ता जो है ये बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। और ये पता क्यों पूछा है? ये इसलिए पूछा है कि इसे जीआई टैग मिला है, इसे जीआई टैग मिला है। तो इसलिए देखो ये दोस्त याद रखना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो मणिपुर को देख के आपको याद आया हो, उस दिन मैंने बताया था काले चावल, काले चावल को जीआई टैग मिला है ना, काले चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये मणिपुर से संबंधित है, काले चावल। और देखो महाराष्ट्र से उस दिन मैंने बताया था बाडा कोलम चावल, बाडा कोलम चावल बताया था।
मैंने एक बार और भी बोला था क्लास में ही कि भैया बाडा कोलम किससे संबंधित है बताना, मैंने आपको बताया है, बोला था ना, आज फिर बता दिया, लेकिन दोस्त भूल मत जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया है कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है। हैवलॉक द्वीप जो है उसका नया नाम क्या कर दिया गया, जो नाम बदले गए हैं उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी पूछ लिए जाएंगे। तो याद रखना स्वराज द्वीप क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और याद रखना, ये जो शहीद द्वीप है ना, शहीद द्वीप, ये भी नया ही नाम है, और ये किसका किया गया है, जो नील द्वीप था उसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो ये आप याद रखोगे ना। अब देखो यहाँ पे याद रखना, एक माउंट हैरियट था, उसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। देखो ये 23 का करंट है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। और अक्सर पता क्या होता है, जो 23 के अवार्ड वगैरह होते हैं और ये जो संस्करण वगैरह होते हैं, ये 24 में ही ज़्यादातर इनका होता है, समझ में आया। तो 24 में ही ज़्यादातर पूछे जाने की उम्मीद भी होती है। तो याद रखना, इसमें भारत का स्थान है 42वां। और पहले नंबर पे कौन है बताओ, पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका। कौन आता है, अमेरिका आता है। सॉरी, भारत का स्कोर क्या रहा, भारत का स्कोर क्या रहा, तो यहाँ पे याद रखना है, इसका स्कोर अपने भारत का रहा है 38.64%। कितना, 38.64% रहा है, और ये 2023 का स्कोर है, ये भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे सूचकांक 2023 की बात कर रहे हैं, और चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे 34 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, सभी का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कल रक्षाबंधन है, सभी लोग राखी बनवाएंगे, और मैं देखो हो सकता है कल यार मैं क्लास ना अपलोड कर पाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्त, आप लोग मेहनत करो, सफल हो जाओगे। और आप एक बार यार अपने भाई को यार सपोर्ट कर दो यार, लाइक वाला बटन तो आप दबा चुके हो, मुझे पता है, सब दोस्त दबा चुके हैं यार। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब ना किया, और शेयर कर देना यार, इस क्लास को तो यार वायरल करा दो, कम से कम आज तो करा दो। कल मुझे अच्छी सूचना मिलनी चाहिए कि ये क्लास मेरी वायरल, बस स्टेटस लगा दो आप सभी, अगर स्टेटस लगा दो कल तक ये वायरल हो जाएगी। और बस परसों से समझ जाओ लाइव क्लास आना स्टार्ट 100%। अब यहाँ पे देखो दिया है कि चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। याद रखना, आपको सिर्फ आप खुद जिता सकते हैं, आपको कोई नहीं जिता सकता है। मुझे एक कमेंट किया था अभी 2 दिन पहले कि भैया मुझे कुछ लिखा था पूरा पैराग्राफ, उसमें नीचे कहा था भैया मुझे आईपीएफ में जॉब दिला दो। भैया किसी को जॉब नहीं दिला सकते, और भैया फिर सबको दिला सकते हैं। कैसे, मेहनत आपको ही करनी है यार, मेहनत आपको ही करनी है, पढ़ना आपको ही है। आप खुद की हेल्प करिएगा यार, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद हेल्प करिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्त। लेकिन मेरी हेल्प आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है। संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ हैं उनको किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है, तो आप यहाँ पे याद रखना, ये देखो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो याद रखना वो लाल रंग की डाटा बुक होती है। लाल वैसे भी खतरा का होता है ना, तो ऐसे याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है भारत, 1 मिनट क्या हुआ, हाँ ठीक है, भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया है, तो वो है भारतीय एयरटेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो हैं वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो याद रखना कपास के, ऑप्शन सी, ठीक है। और फसल, अगर फसल बताइएगा, चलो जौ और गेहूं में से ऑप्शन देता हूँ, वो कौन सी फसल थी जिसमें सबसे आगे थे, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस नगर में मोती मस्जिद स्थित है। मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद ये सुना सुना सा लग रहा है, जो कि आगरा में है ना, ऑप्शन सी। और हैदराबाद में क्या है, चार मीनार है क्या, और दिल्ली में क्या है, लाल किला है पहला, तो जंतर मंतर है, और ये सब आप याद रखना, कुतुब मीनार है। और हवा महल कहाँ है, हवा महल जयपुर में है शायद,
है ना। अब यहाँ पे दिया है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो ये तो तुरंत देखते ही पहले एक बार तुरंत टाइप करो जय हिंद, एक बार टाइप करो जय हिंद, क्योंकि यहाँ पे हमारे गुरु जी की बात हो रही है। और वो कौन है, सब एकदम से जवाब देंगे, सभी के हैं, भगत सिंह जी। कौन है, भगत सिंह जी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो हमारे गुरुदेव को फांसी की सज़ा जो है वो कब, मतलब फांसी कब दी गई थी, तो वो भी याद रखोगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम लोगों के गुरु हैं ये। तो यहाँ पे याद रखना 23 मार्च 1931। क्या, 23 मार्च 1931 को ये शहीद हुए थे, ये आप याद रखना, ठीक है। और ये हुआ था ना, ये लाहौर वाला जो कांड हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये भी याद रखना 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो वो याद रखना, वो थे 72, 72। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो अधिवेशन है ना वो कब हुआ था, तो याद रखना वो 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर सन क्या थी, तो भैया स्थापना, मतलब कि फर्स्ट की बात हो रही है, 1885, ठीक है। और ये पता है बम्बई में हुआ था, बम्बई के गोकुलदासपुर संस्कृत करके विद्यालय था, महाविद्यालय, उसमें हुआ था। तो ये याद रखना बम्बई में हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, क्या हुआ, यहाँ पे दिया गया है किस जैन महासंगति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित किया गया था। तो वो जैन संगति कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे। प्रथम कौन सी थी, प्रथम थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, याद रहेगा ना। मैंने आपको कल की क्लास में चार की चारों किसके शासनकाल में हुई थी, क्या अवधि रही, सब बताया था फुल डिटेल में। अगर नहीं देखी कल की क्लास को ज़रूर देख लेना, ठीक है। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चलो ठीक है, और बाद बाकी आप भी देख लेना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है कि ये दो भागों में बटा था, वो दोनों भाग क्या थे। तो देखो पसीना आ जाता है ना डिस्प्ले पे, तो ये काम करना बंद कर देता है, एक मिनट। तो याद रखना ये दो भागों में बटा था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। इसमें जो श्वेतांबर वाले थे ना, ये मूर्ति पूजा को मानते हैं, और ये जो हैं ये नहीं मानते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये तो हर जगह होता है, हर धर्म में आप देख लीजिएगा कहीं भी, कि हर मेंटिलिटी के, हर सोच के लोग होते हैं। अब यहाँ पे दिया है थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है, थर्मामीटर का। देखो अब क्वेश्चन फटाफट करो, क्योंकि अब गर्मी वाकई में कंट्रोल से बाहर हो रही है दोस्त, बहुत पसीना निकल रहा है। यहाँ पे सही जवाब गैलीलियो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, देखो यहाँ पे ये कौन सा माइकल फैराडे दिया है ना, माइकल फैराडे, हाँ ये ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं, ये भी याद रखना। ट्रांसफार्मर जो है ना, जो आपका वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, याद रखना ये ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दूरबीन का भी गैलीलियो ने किया था, वो तो सभी को पता है। यहाँ पे दिया है हैरिस पार्क किस देश में स्थित है, ये पता क्यों पूछा जा रहा है, अभी मैं बताऊंगा। पहले तो आप सुन लो, ये ऑस्ट्रेलिया में है। पहले तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अभी ये पता क्यों पूछा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। क्या, लिटिल इंडिया कर दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा ये भी है। और यहाँ पे दिया है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। तो याद रखना वो है यमुना नदी। क्या है, यमुना नदी। और ये यमुना जो है ये जाके कहाँ, ये गंगा में मिल जाती है, किससे, गंगा से मिल जाती है। तो ऐसे भी याद रखना। और मैं यहाँ पे आपको और भी चलो बता देता हूँ। देखो एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जब सबसे लंबी की बात आ गई, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा बताओ, सबसे बड़ा गुरुद्वारा बताओ। चलो अगर पता है तो बताओ, नहीं पता तो याद नोट करो। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है ना। अब देखो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, वो कोसी है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कोसी है, तो ये भी याद रखना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर।
किस राज्य में गारो जनजाति निवास करती है? प्रश्न कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है, याद आया हो, गारो और खासी। तो यहाँ पे गौरव की जगह खासी भी है, ठीक है, मतलब कि दोनों अलग अलग जो जनजातियाँ हैं, याद रखना। गारो और खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना मेघालय में निवास करती हैं, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं है। ऑप्शन डी होगा फिर तो, मेघालय में निवास करती हैं। मेघालय में अब एक जगह है, कौन सी, शायद चेरापूंजी, नहीं चेरापूंजी नहीं, माशिनराम। क्या है? माशिनराम। जहाँ पर आपको बताऊं, अगर पूछा जाएगा कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है ना, वो माशिनराम में होती है, जो कि कहाँ पर, मेघालय में है। तो ऐसे भी आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आप याद रखना कि यहाँ पे मणिपुर दिया है, मणिपुर, यार ये पसीना गड़बड़ कर रहा है, आ जाता है बार बार डिस्प्ले पे, ठीक है। तो ये जो मणिपुर है, यहाँ से भी एक पूछी जा सकती है कुकी, जो कि मैंने आपको पहले भी, ये हटा देता हूँ चिल बिला रहे, ठीक है। याद रखना आंसर हो जाएगा मेघालय, और मणिपुर से याद रखना कुकी। एक तो कुकी जो कि मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है, कुकी बताई थी, और कुकी के साथ में मैंने एक और भी आपको बताया था, लेप्चा जनजाति। कौन सी? लेप्चा जनजाति। तो ये आपकी मणिपुर की हो गई, ठीक है, याद रहेगा ना। तमिलनाडु से आपकी टोंडा हो जाएगी, टोंडा, टोंडा जनजाति तमिलनाडु। और जो भील है ना, भील, वो याद रखना, वो आपकी जम्मू कश्मीर में भी है और छत्तीसगढ़ में भी पड़ती है। और कौन से राज्य में निवास करती हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं तो इन दोनों को तो नोट कर ही लेना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे है, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे, तो ये भी याद रखना, उत्तर मध्य रेलवे। और कोलकाता में बताओ, कोलकाता में, तो कोलकाता में तो बताया ही था, वो तो मैंने कोलकाता मेट्रो की बात की थी। याद करो, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है, इसका मुख्यालय कोलकाता में, और वो कोलकाता मेट्रो की बात हुई थी उस टाइम। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये सब बहती हैं। तो मतलब ऑप्शन सी, यहाँ पे नर्मदा ताप्ती दिया है, साबरमती भी है, याद रखना, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कामयाब होने के लिए, और लोग कहते हैं इसका भाग्य अच्छा था। सही बात है यार, अभी कोई नहीं देख रहा हमारे कष्टों को, अभी कोई नहीं देख रहा हम कितना जग रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन दोस्त सफल हो जाओगे ना, अरे यार इसकी तो किस्मत अच्छी थी, क्या हमने क्या मेहनत नहीं करी थी, हमने भी बहुत करी थी, हुआ ही नहीं, इसका हो गया, किस्मत का सब खेल है ना। ये किसको पता है कि ये 8 घंटा रात में अकेले भी पढ़ लेता है, जो किसी को नहीं पता चलता है ना। दोस्त ऐसे ही मेहनत करना चुपके चुपके से, मैं बता रहा हूँ सफलता शोर मचाएगी, तुम मत मचाना बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ दिया है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क। भैया एक सींग वाला गैंडा, अब राज्य बता दो ये कौन से राज्य में है। अगर चुपके चुपके पढ़ाई कर रहे हो तो बता दोगे, मुझे पता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे भी पता चलेगा, लास्ट तक क्लास भी देखी है, कोई है ऐसा शेर पंजाब। और यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दुधवा जो है, दुधवा, दुधवा ये, एक मिनट क्या हो रहा है, दुधवा ये देख, इसका तो काजीरंगा हो ही गया था। दुधवा ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और गिर नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, बताओ। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? याद रखना दोस्त, 84 वर्ष का समय लेता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 88 दिन दे रखा है, 88 दिन, बुध याद रखना, बुध। और 12 वर्ष मैंने आपको बताया था बृहस्पति, कहीं 11.86 वर्ष भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 12 वर्ष लिखा तो याद रखना बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलो कल भी मैं आपको ग्रह से संबंधित कराऊंगा, और साथ में और भी आपको इम्पोर्टेंट कल की क्लास में, अगर कल हो पाई तो, नहीं तो परसों से। फिर यहाँ पे दिया है कि घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है। घाना पश्चिमी बिहार जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भैया, ये राजस्थान में है। रणथंभौर
और राजस्थान में है ना, रणथंभौर। और ये घाना पश्चिमी बिहार, ये भी आपका राजस्थान में हो जाएगा। और हरियाणा में कौन सा है, हरियाणा में वो है कोई पश्चिमी बिहार, देखो क्या नाम था उसका, नाम देखो ज़ुबान पे है लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे, नहीं याद आ रहा, छोड़ो। मध्य प्रदेश में आपका कूनो, ये तो सभी को पता है, मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क, पता है ना, निमामिया से 8 चीते आए थे, याद है, तो ये मत भूलना, ठीक है। और देखो मेरे भी यार दिमाग से उतर जाता है, हर चीज़ों को लिखता हूँ, इसका मतलब ये तो है नहीं यार कंप्यूटर की हर जो लिख लिया वो भूलना ही नहीं है, है ना। रिवीजन नहीं करता हूँ तो उतर जाता है दिमाग से। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में।